हाय, माय नेम इज़ करण। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक्सी बूस्ट के थ्रू मल्टी क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसके अंदर हम मल्टी लेबल प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था, जिसके अंदर हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करी थी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि कैंसर है या नहीं है, जिसके अंदर दो ही वैल्यूज़ थी, या तो 0 और या 1। अब यहाँ पे जिस डेटा सेट की बात करूँ, ये मेरे पास आइरिस डेटा सेट है, जिसके अंदर मेरे पास 3 तरह के फ्लावर हैं, राइट। उसमें वर्सिकलर, वर्जीनिका और सिटोसा। तो आप इमेजेस देख सकते हैं कि वर्सिकलर फ्लावर कैसा होता है, वर्जीनिका फ्लावर कैसा होता है और सिटोसा कैसे होता है। जैसे कि आप नॉर्मल मान लो एक रोज़ है, एक लोटस है, एक सनफ्लावर है, तो हमें कुछ इस तरह से प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे इस डेटा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 फीचर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेपल लेंथ है, ये सेपल विड्थ है, और ये पेटल लेंथ है, और ये पेटल की विड्थ है। तो मैं यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पास करूँगा, यहाँ पे 4 फीचर्स प्रोवाइड करूँगा, 4 इनपुट दूंगा, जिसके अंदर ये दिखेगा कि अगर सेपल लेंथ इतनी है, सेपल विड्थ इतनी है, पेटल लेंथ इतनी है, पेटल विड्थ इतनी है, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा फ्लावर हो सकता है, ये वर्सिकलर है, वर्जीनिका है, या सिटोसा है। तो एक बार इसके एक्सेल के अंदर डेटा को देख लेते हैं। तो अगर मैं डेटा दिखाऊँ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो सेपल लेंथ है, सेकंड कॉलम सेपल विड्थ है, थर्ड पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। और इसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू आप पास करते हो तो ये बताता है कि ये जो आपका फ्लावर है ये सिटोसा है। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, यहाँ पे अगर सेपल लेंथ आपकी 7 है, सेपल विड्थ 3.2 है, पेटल लेंथ 4.7 है, पेटल विड्थ 1.4 है, तो ये बता देगा कि ये आपका जो फ्लावर है ये वर्सिकलर है। और अगर लास्ट हम यहाँ पे चेक करें तो ये बता देगा कि ये वाला जो फ्लावर है ये आपका वर्जीनिका है। तो इसमें टोटल मेरे पास 150 वैल्यूज़ है। फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे आपके कॉलम के नेम है, और टोटल 150 वैल्यू है। फर्स्ट 50 फॉर सिटोसा, सेकंड 50 फॉर वर्सिकलर, और लास्ट की जो 50 वैल्यूज़ हैं वो वर्जीनिका के लिए हैं, जिसके ऊपर सबकी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, राइट। तो ऐसे ही आपने गूगल लेंस की एप्लीकेशन देखी होगी, जिसके ऊपर आप उसको किसी फ्लावर के ऊपर रख दो, आपको वो फ्लावर का नेम बता देता है, राइट, ये कौन सा फ्लावर है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को अगर हमें बनाना है कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे उसको सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ दे दूँ, तो मेरे को वो देख के बता देगा ये कौन सा फ्लावर है, सिटोसा है, वर्सिकलर है, या वर्जीनिका है। अब चलते हैं वापस अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको रन करने के लिए डेटा को लोड करना पड़ेगा। सो डेटा लोड करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरीज़, और इसके लिए यहाँ पे जितनी लाइब्रेरीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं इंपोर्ट numpy एज np, और उसके बाद इंपोर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ pandas एज pd, और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ से मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। सो यहाँ से मैंने तीनों की तीनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, numpy, pandas एंड matplotlib नाम की जो मेरी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे मेरे को एज लिखना है, एज plt। अब यहाँ पे तीनों की तीनों लाइब्रेरीज जो हैं यहाँ पे मेरी इंपोर्ट हो चुकी हैं। उसके बाद जस्ट मेरे को अपने डेटा को रीड करना है। सो डेटा को रीड करने के लिए pd.read_csv, तो इसको मैंने एक डेटा सेट नाम के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे डेटा सेट्स नाम का मेरा फोल्डर है, और उसके अंदर मेरी फाइल बड़ी है iris.csv नाम की, जो मेरी csv फाइल है। तो इसको मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, लेट्स से df, जो कि मेरा एक डेटा फ्रेम है। तो इसके ऊपर आपको जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो फर्स्ट रो थी वो ऐसे कॉलम के नेम आ चुके हैं, जिसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, ये हमारे कॉलम्स हैं। उसके बाद जो उनकी स्पीसीज़ हैं, क्यों सिटोसा है, वर्सिकलर है, वर्जीनिका है, टोटल 150 रोज एंड 5 कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें से जो मेरा एक्स क्या हो जाएगा, जो मेरे फीचर्स हो जाएंगे यहाँ पे, ये 4 फीचर्स हो जाएंगे, और ये एक मेरा लेवल हो जाएगा। और इस लेवल के अंदर भी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अपने एक्स और वाई को पहले अलग करते हैं। तो एक्स और वाई को अलग करने के लिए ये जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें .iloc मेथड को यूज़ करते हैं। रो सारी चाहिए, कॉलम कौन से चाहिए, स्टार्टिंग से लेके अप टू 4th कॉलम तक आप यहाँ पे शो कर दो। 4th लिखूंगा तो 4 को काउंट नहीं करेगा, अप टू 3 तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ आ चुका है। अब ये मेरा एक एरे के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा एक्स है वो यहाँ पे एक एरे के अंदर आ जाए। तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ किसी भी x नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये x जो है ये हमारा आ चुका है। अब हमें y को लेके चलना है, ये है मेरा डेटा फ्रेम। सो जो लास्ट वाला कॉलम है वो मेरा यहाँ पे y आ जाएगा। सो मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ df.iloc मेथड रोज़ मेरे को सारी चाहिए, और कॉलम मेरे को कौन सा चाहिए, लास्ट वाला, तो मैं -1 लिख सकता हूँ, राइट। तो लास्ट वाला कॉलम आपके पास आ जाएगा, और इसको भी जस्ट एरे के अंदर लेके आना है। तो मैं यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ लिख दूंगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, y के अंदर। सो मेरा x भी आ चुका है, मेरा y भी आ चुका है। अब मशीन को जब मैं ट्रेन करूँगा कि ये सेपल लेंथ इतनी है, सेपल विड्थ इतनी है, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ इतनी है, तो ये जो फ्लावर है ये सिटोसा है। अब मशीन को नहीं पता सिटोसा क्या है, वर्सिकलर क्या है, वर्जीनिका क्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा को लेबल एनकोडिंग करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे सिटोसा
को 0 दे दूँ, वर्सी कलर को 1 दे दूँ, वर्जीनिका को 2 दे दूँ, तो मैं यहाँ पे उसको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर 0 है तो दैट मीन्स सिटोसा है, 1 है तो वर्सी कलर है, 2 है तो वर्जीनिका है, राइट। तो कुछ इस तरह से मेरे को अपने वाई को नंबर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं लेबल एनकोडिंग। तो यहाँ पे मेरे को उनको कोई लेबल देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ से साइकिट लर्न की लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट, यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में इंपोर्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे लेबल एनकोडर, क्योंकि मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स को समझती है, उसको स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं पता कि ये वर्सी कलर क्या है, वर्जीनिका क्या है या सिटोसा क्या है। तो ये चीज़ हमें खुद बतानी पड़ेगी कि ये चीज़ क्या होती है। तो उसके लिए हम उसको यहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में अपने डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो जस्ट अब मेरे को यहाँ पे लेबल एनकोडर को यहाँ पे कॉल करना है, और ये मेरे को y के लिए चाहिए, तो मैं इसको एक ly नाम के वेरिएबल के अंदर कॉल कर लेता हूँ। ये मेरा लेबल एनकोडर है फॉर y। सो लेबल एनकोडर y जो है इसको मैं यहाँ पे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म मेथड को कॉल करूँगा, ताकि ये चेक कर लेगा कितनी उसमें वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म भी कर देगा 0 1 2 की फॉर्म में। किसको कन्वर्ट करना, मेरे को y को कन्वर्ट करना है, तो इसने 0 1 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। वर्सी कलर सिटोसा वर्जीनिका को 0 1 एंड 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब y हो जाएगा। तो उसको मैं अलग से फिर से y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अब अगर मेरे को ये देखना है कि किसको 0 दिया है, किसको 1 दिया है, किसको 2 दिया है, तो उसके लिए आप जस्ट लिख सकते हो जो कि आपका लेबल एनकोडर का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद आप यहाँ पे डॉट क्लासेस नाम के वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना है, तो आपको ये बता देगा कि जो 0 है वो सिटोसा है, वर्सी कलर जो है जो आपका 1 है, और जो वर्जीनिका है वो 2 है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को यहाँ पे 0 1 2 प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिटोसा वर्सी कलर वर्जीनिका ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था। अदरवाइज़ अगर ये डिफरेंट होता तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपके वेरिएबल्स को सॉर्ट करता है, फिर उनको नंबर दे देता है 0 1 2। अब लेट्स से अगर इसने प्रेडिक्ट कर दिया कि अब जो प्रेडिक्शन आएगी वो भी 0 1 2 की फॉर्म में आएगी, राइट। अगर आप ये देखना चाहते हो अगर उसने प्रेडिक्ट 0 किया है तो 0 क्या है, राइट। तो मेरे को उसका नेम चाहिए, मेरे को 0 नहीं चाहिए। उसके लिए आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे ly डॉट इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के अंदर, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो मेरे को बता देगा कि 0 मैंने किसको बनाया है, सिटोसा को बनाया है। और अगर मैं 1 लिखता हूँ ये मेरे को 1 बता देगा कि 1 जो है वो वर्सी कलर है। और यहाँ पे 2 प्रेडिक्ट किया होगा तो ये मेरे को बता देगा कि 2 जो है वो वर्जीनिका है, राइट। तो ये लास्ट में यूज़ होगा जब हम पूरे अपने मॉडल को प्रेडिक्ट कर चुके होंगे। अब उसके पहले अभी हमें अपने डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के डेटा में। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट को। सो यहाँ पे हमने फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर मेरे को यहाँ पे अपना x और y को पास करना है, और उसके बाद कितने % डेटा मेरे को यहाँ पे टेस्टिंग के लिए देना है और किस रैंडम स्टेट के लिए देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट जो साइज़ है विच इज़ इक्वल्स टू 0.2। दैट मीन्स 20% डेटा मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ और 80% डेटा मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को जस्ट लिखना है रैंडम स्टेट विच इज़ इक्वल्स टू 0। फॉर रैंडम स्टेट 0 के लिए मतलब ये आपकी डेटा सैम्पलिंग होती है कि आपको किस तरह से सैम्पलिंग करनी है। 0 का मतलब है फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी इवन वैल्यूज़ आपको एक ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर देगा, ऑड वैल्यूज़ को टेस्टिंग में डाल देगा। फॉर एग्जांपल 1 का मतलब हो सकता है कि आप 3 के मल्टीपल में दे दें, मतलब कुछ भी हो सकता है। जस्ट आप जैसी रैंडम स्टेट चेंज करते जाओगे आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा भी चेंज होता रहेगा, बट जो साइज़ है वो फिक्स रहेगा। 20% आपका टेस्टिंग में जाएगा और आपका जो 80% है वो ट्रेनिंग में चला जाएगा। अब ये जो है ये आपकी 4 वैल्यूज़ में आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट जो है वो है हमारी x ट्रेन, सेकंड आपको मिल जाएगी x टेस्ट के अंदर, और उसके बाद आपको मिल जाएगा y ट्रेन और एक मिल जाएगा y टेस्ट। तो x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट, ये हमारा डेटा जो है स्प्लिट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे x ट्रेन को अगर मैं चेक करूं तो ये मेरा x ट्रेन का डेटा आ चुका है। अगर इसकी मैं शेप चेक करूं ओवरऑल डेटा हमारे पास कितना था 150, तो 150 में से 80% अगर निकालेंगे तो हमारे पास 120 बचेगा, राइट। और 20% कितना बच जाएगा 30, राइट। सो 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 20% का जो चंक बनता है वो हमारा यहाँ पे 30 वैल्यूज़ का बनता है। तो अगर यहाँ पे मैं x टेस्ट की अगर मैं यहाँ पे शेप चेक करूँ तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 30 वैल्यूज़ हैं, और x टेस्ट जो t है उसका मैंने कैपिटल कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। सो x टेस्ट का अगर मैं साइज़ यहाँ पे चेक करूँ तो उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो हमारे पास 30 पड़ी हैं। तो एक बार दोबारा से इसको रन कर देते हैं, t मैंने स्मॉल कर दिया है, राइट। तो ये हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा वो स्प्लिट हो चुका है।
अब डेटा हमारे पास स्प्लिट होने के बाद अब फिर से हम क्या करेंगे, अपने XGBoost क्लासीफायर को कॉल करेंगे। तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट XGBoost एज, यहाँ पे लिख देंगे XGB, और जो भी हमारा XGB का जो मॉडल बनेगा यहाँ से हमें उसके क्लासीफायर को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे XGB डॉट, यहाँ पे कॉल करेंगे XGB क्लासीफायर को। अब इस क्लासीफायर के अंदर मेरे को यहाँ पे मल्टी क्लासिफिकेशन यूज़ करनी है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, जैसे जब आप उसको x और y अगर आप पास कर दोगे, जब मॉडल को फिट करोगे, ऑटोमेटिकली वो देख लेगा। अगर उसमें 3 वैल्यूज़ आ रही है ना y की, तो ऑटोमेटिकली आपका वो बाइनरी क्लासिफिकेशन को हटा के ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ रैंडम स्टेट विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो मैं रैंडम स्टेट 0 के लिए लिख रहा हूँ, मैं उसको नहीं बता रहा कि ये मेरी मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसका पैरामीटर देखना, ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमने लास्ट पे पास किया था कि बाइनरी लॉजिस्टिक पास किया था, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपका मल्टी सॉफ्ट प्रॉब और या ये आपका मल्टी सॉफ्ट मैक्स फंक्शन को पास कर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एल्गोरिथम जो होती है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये मल्टी सॉफ्ट प्रॉब को यूज़ करता है एज अ मल्टी क्लासीफायर। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसने क्या यूज़ किया है। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे अपने मॉडल को फिट करना है। फिट के अंदर आपको यहाँ पे पास कर दोगे अपना एक्स ट्रेन का डेटा और वाई ट्रेन का डेटा। तो अभी इसको यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पे इसके जो जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जो इसने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लिए हैं, वो मेरे यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे। अब जैसे ही वो पैरामीटर शो होते हैं वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उसने क्या ऐसे पैरामीटर्स लिए हैं जब इसने अपने मॉडल को ट्रेन किया है। जब हमने XGB क्लासीफायर के अंदर जस्ट हमने यहाँ पे एक रैंडम स्टेट 0 नाम का वेरिएबल पास किया है, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ऑब्जेक्टिव इसने क्या ले लिया, ऑटोमेटिकली मल्टी सॉफ्ट प्रॉब। तो इसने देख लिया कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो मल्टी क्लास का आ रहा है, राइट। तो उसने ऑटोमेटिकली मल्टी सॉफ्ट प्रॉब को यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो मल्टी सॉफ्ट प्रॉब की बजाय हम यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट की वीडियो में डिक्लेयर कर दिया था कि एक जो है वो आपके एग्जैक्ट क्लास के लेवल प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होती है वो बताता है कि कितने % चांसेस इसके हो सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे XGB क्लासीफायर को यूज़ कर रहा हूँ, देन चाहे आप मल्टी सॉफ्ट प्रॉब यूज़ कर लो या आप सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज़ कर लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो डिफरेंस आपको कब मिलेगा, जब आप XGB डॉट ट्रेन नाम के फंक्शन को कॉल करोगे। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा XGB डॉट ट्रेन फंक्शन को कॉल करूँगा, तब आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा ऑब्जेक्टिव मल्टी सॉफ्ट प्रॉब में और सॉफ्ट मैक्स फंक्शन में। अभी चाहे मैं सॉफ्ट प्रॉब लिखूँ चाहे मैं सॉफ्ट मैक्स लिखूँ, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलने वाला है, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप नेट में कुछ पढ़ रहे हो या कहीं भी आर्टिकल पढ़ रहे हो या कहीं भी बुक पढ़ रहे हो या कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे माइट भी आपको ये लिखा होगा कि सॉफ्ट प्रॉब है, जो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपकी जो आउटपुट आती है, और जो आपका सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है वो आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता है कि किस क्लास का ये लेवल है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं XGB डॉट ट्रेन को यूज़ करता हूँ तब ये चीज़ें पॉसिबल है। अगर मैं XGB क्लासीफायर को कॉल कर रहा हूँ उसमें ये कोई फ़र्क नहीं है। अब सिंपली मॉडल हमारा फिट हो चुका है। मॉडल को फिट करने के बाद जस्ट मेरे को अब अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करना है कि उसने क्या प्रेडिक्ट किया है। अब जो मेरा एक्स टेस्ट के अंदर जो डेटा बढ़ा है, अब मैं उसको वो यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर लिखना है XGB अंडरस्कोर मॉडल, और यहाँ पर लिखूँगा डॉट प्रेडिक्ट। अब मेरे को किसको प्रेडिक्ट करवाना है, यहाँ पे एक्स टेस्ट के डेटा को। तो जितना भी एक्स टेस्ट का डेटा है वो मेरे को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ जो डेटा प्रोवाइड किया है ट्रेनिंग में, अब मैंने उस मशीन को ये नहीं सिखाया कि जो एक्स टेस्ट के अंदर वैल्यू बढ़ी है। अब मैं अगर यहाँ पे एक्स टेस्ट को अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो ये मशीन को नहीं पता कि अगर सेपल लेंथ इतनी है, सेपल विड्थ इतनी है, पेटल लेंथ इतनी है, पेटल विड्थ इतनी है, तो कौन सी वैल्यू आएगी, राइट। मेरे को पता है कि अगर मैं एक्स टेस्ट की 0th इंडेक्स पे अगर मैं वैल्यू चेक करूँ, और इसका अगर मैं वाई टेस्ट भी अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ऑफ इंडेक्स 0, तो ये मेरे को बता देगा कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये आपकी जो है सिटोसा वर्सिकल वर्जिनी का, तो ये आपका वर्जिनी का है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये वर्जिनी का क्या नहीं चाहिए। अब मशीन देखते हैं मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया है, वाई पी की इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू प्रेडिक्ट की है। तो वाई पी के ऊपर भी उसने एग्जैक्ट सेम हमारे पास जो उसने वैल्यू है वो प्रेडिक्ट कर दी। मतलब उसको मैंने ये टेस्टिंग का डेटा दिया तो ये उसने प्रेडिक्ट दिया। मतलब ये डेटा मैंने उसको ट्रेनिंग टाइम पे भी नहीं प्रोवाइड किया था, तो दैट मीन्स उसने बिल्कुल सही यहाँ पे प्रेडिक्शन कर ली है। तो इसकी और चेक करने के लिए कितनी सही प्रेडिक्शन की है और कितनी गलत प्रेडिक्शन की है, तो उसके लिए यहाँ पे हम अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ड्रॉ करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उससे हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पे कन्फ्यूजन
मैट्रिक्स को, और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर जस्ट हमें यहाँ पे पास कर देना है अपना एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू किसके अंदर है, वाई टेस्ट के अंदर, और जो हमने वैल्यू प्रिडिक्ट की है वो मेरी किसके अंदर है, वाई पी के अंदर। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और जस्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को रन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी सही प्रेडिक्शन और कितनी गलत प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे उसने बोला कि 11 प्रेडिक्शन फॉर सिटोसा जो है वो बिल्कुल ठीक है, वर्सिकलर की 13 प्रेडिक्शन बिल्कुल इसने ठीक करी हैं, और यहाँ पे वर्जीनिका की 6 प्रेडिक्शन उसने बिल्कुल ठीक की हैं, राइट। और कोई भी रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी 1 2 3 कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में जो सिटोसा है उसकी 11 सही प्रेडिक्शन है, यहाँ पे 0 रॉन्ग प्रेडिक्शन है फॉर वर्सिकलर एंड 0 रॉन्ग प्रेडिक्शन है फॉर वर्जीनिका, राइट। सो यहाँ पे कोई भी रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं है। सेम फॉर द सेकंड केस, 13 सही प्रेडिक्शन है हमारी वर्सिकलर के लिए, और यहाँ पे कोई भी गलत प्रेडिक्शन उसने नहीं की उस कैटेगरी के अंदर, ना ही सिटोसा की ना ही वर्जीनिका की, और 6 राइट प्रेडिक्शन है फॉर वर्जीनिका, और कोई भी गलत प्रेडिक्शन नहीं है सिटोसा और वर्सिकलर की, राइट। अब इसकी अगर एक्यूरेसी चेक करनी है तो सेम हम फिर से उसी मैथड को कॉल करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर को। अब जैसे एक्यूरेसी स्कोर को यहाँ पे कॉल कर देंगे, और इसके अंदर भी हम अपना पास कर देंगे वाई टेस्टिंग का डेटा जो एक्चुअल वैल्यू है, और इसके साथ जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो स्कोर अगर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और यहाँ पे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी है। तो इसमें 100% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट, राइट। तो काफ़ी अच्छा क्लासीफायर है ये आपका, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव चेंज भी कर दूँ, इन केस ऑब्जेक्टिव अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ऑब्जेक्टिव इक्वल टू यहाँ पे मल्टी सॉफ्ट प्रॉब, बाय डिफ़ॉल्ट ये वही रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट प्रॉब की बजाय यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ मल्टी सॉफ्ट प्रॉब की जगह यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्ट मैक्स, तब चेक करते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, राइट। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने मल्टी जो था वो हमने सॉफ्ट प्रॉब लिखा था, जिसके अंदर विच इज़ यूज फॉर द मल्टी क्लासिफिकेशन विच विल रिटर्न द प्रेडिक्टेड क्लास प्रोबेबिलिटी, राइट। तो उसकी क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिटर्न करता है। और यहाँ पे जो मल्टी सॉर्ट फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अगेन यूज फॉर द मल्टी क्लासिफिकेशन, बट इट विल रिटर्न द प्रेडिक्टेड क्लास लेवल। तो ये उस क्लास का लेवल रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अब ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया है वो है यहाँ पे मल्टी सॉफ्ट मैक्स। तो इवन दो अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो स्टिल ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसको फिर से कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मल्टी सॉफ्ट प्रॉब के अंदर। आप चाहे लिखो या आप ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका मल्टी सॉफ्ट प्रॉब को ही उठाएगा, सॉफ्ट मैक्स को नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट मैक्स को रन भी किया लेकिन स्टिल उसने नहीं उठाया। तो यहाँ पे उसको शो करना चाहिए था कि जो डिफ़ॉल्ट जो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लिखा है उसको उठाना चाहिए था, लेकिन स्टिल ये सॉफ्ट प्रॉब को उठा रहा है। अब बाकी फिर से अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो सेम एक्यूरेसी उतनी रहने वाली है, राइट। तो सॉफ्ट मैक्स को यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव डाल के लिख भी देता हूँ तो तब भी ये यहाँ पे नहीं उठा रहा, राइट। तो यहाँ से हमने ये जो है ये कंक्लूड कर लिया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी आउटपुट आ रही है वो यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स की ही आ रही है, राइट। जो ये जो प्रेडिक्ट कर रहा है ये 0 1 2 की फॉर्म में ही यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चाहे यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लिखे या यहाँ पे सॉफ्ट प्रॉब लिखे, तो इस एल्गोरिदम में कोई डिफरेंस आपको मिलने वाला नहीं है। आप इसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप खाली भी छोड़ दो तब भी आपका ये मल्टी क्लास जो क्लासिफिकेशन के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो ये मेथड आपकी कैसे आप यहाँ पे मल्टी क्लास के जो लेबल्स हैं वो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं सॉफ्ट मैक्स या सॉफ्ट प्रॉब को, देन आपको उसको xgb.train को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर अपने मॉडल को फिट करना पड़ेगा। देन आपको जो एग्जैक्ट डिफरेंस है सॉफ्ट मैक्स और सॉफ्ट प्रॉब में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो अब आपको ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।